हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग यहाँ पर क्विज़ का पार्ट 3 लेकर आए हैं। अगर हम बात करें पार्ट 3 की तो जी हाँ, आपके ये बैंक और आपके स्पेशली अगर हम बात करें आरआरबी जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो कॉमन टॉपिक्स अगर हम बात करें एसएससी, स्टेट लेवल, सी सेट, रेलवेज, जो आपके कॉमन टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो उस पर बेस्ड भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और हम उन कॉन्सेप्ट्स को ना जानने की वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो जी हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको कंप्लीट अभी लेक्चर हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर फिर भी आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं कि किस किस तरीके से हम अगर हम बात करें यहाँ पे मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन की, तो देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं, लेकिन जो टाइम का कंजम्पशन है, अगर हम बात करें जो टाइम हम कंज्यूम करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो डोंट मिस। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इन अ रो ऑफ पर्सन्स पोजीशन ऑफ ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड पोजीशन ऑफ बी इज 12 फ्रॉम द राइट हैंड। इफ देयर आर 11 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर सिटिंग इन द रो। यानी कि अगर हम बात करें ए के स्थान की, तो ए का स्थान बोल रहा है कि बाएं छोर से 18वां है तथा बी का स्थान दाहिने छोर से 12वां है। यदि दोनों के मध्य 11 व्यक्ति बैठे हैं तो आपको व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। और ये भी आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ए की, तो बोल रहा है ए बाएँ छोर से कितने नंबर पे, 18वें नंबर पे है। अब अगर हम मान लें ए बाएं छोर से 18वें नंबर पे है, तो ए के पहले यानी कि ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 17। अब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, यानी कि अगर हम बात करें ए और बी के बीच में 11 व्यक्तियों की, तो ए के बाईं ओर 11 व्यक्ति बैठा के बी को बैठा सकते थे और ए के दाईं ओर 11 व्यक्ति बैठा के बी को बैठा सकते थे। लेकिन अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम ए के बाईं ओर बी को रखें और दोनों के बीच में हम देखें कि 11 व्यक्ति हम बैठा पाएंगे, तो ध्यान दीजिए आप, अगर इसी को क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं हम यही क्या हो गया, हमारा एक्सट्रीम एंड हो गया। मान लेते हैं यही हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम एंड हो गया। तो राइट से अगर हम बात करेंगे, अगर इसी को हम अंतिम छोर मान लें, फिर भी अगर हम राइट से बात करेंगे तो फिर पहला व्यक्ति ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 11 व्यक्ति की, तो कितने व्यक्ति हो गए, पहला व्यक्ति ये हो गया, फिर बाद में 11 व्यक्ति हो गए, तो कितने व्यक्ति हो गए, 12 हो गए। फिर हम कहीं बी को बैठा पाएंगे तो बी का नंबर कितना हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें बी की पोजीशन 12 है और हमें ओवरलैप करके बैठाना है, ए से ओवरलैप करके हमें ले आना है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हम नंबर ऑफ पर्सन्स बैठा सकते हैं वो कितने बैठा पाएंगे, केवल और केवल 10। ये चीज़ अगर आपने ध्यान रख लिया कि जो हम ओवरलैप कराने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बैठा सकते हैं वो हमेशा क्या होता है, इस छोटी वाली वैल्यू से कितना कम, 2 कम। अगर ये चीज़ आपको ध्यान है, हालांकि इसको ऑर्डर रैंकिंग में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट में पूरा रीज़न के साथ में डिस्कस करेंगे, तो अगर ये चीज़ आपको पता है कि हम 2 व्यक्ति कम, यानी कि इस छोटी वाली वैल्यू से 2 कम, मैक्सिमम जो हम बीच में बैठा सकते हैं ओवरलैप कराने के बाद वो इस छोटी वैल्यू से 2 व्यक्ति कम बैठा सकते हैं, तो आपके ओवरलैप के क्वेश्चंस कभी भी नहीं फंसेंगे। हालांकि आगे आपको अभी यहाँ पे और भी ओवरलैप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि बी ए के लेफ्ट में नहीं बैठ पाएगा, यानी कि बी कहाँ बैठेगा, ए के राइट में। और ए के राइट में बैठेगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले क्या होंगे, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बोल रहा है बैठे हुए हैं, 11 व्यक्ति। तो बी राइट एंड से कितना है, 12वें नंबर पे है, और बी जब 12वें नंबर पे है तो बी के राइट में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 11 व्यक्ति हो जाएंगे। और बोल रहा है कि 11 ही व्यक्ति कहाँ बैठे हैं, आपके ए और बी के बीच में बैठे हैं। तो अगर यहाँ पे हम कुल व्यक्तियों की संख्या देखें तो ये हो गया आपका 17, फिर ए की पोजीशन हम देखें तो 18 हो गई। 18 के बाद कितने व्यक्ति आ गए, 11 व्यक्ति आ गए। तो 18 और 11 कितना हो गया आपका, 29, यानी 29। और 29 के बाद अगर हम देखें तो बी का नंबर आ गया, कितना हो गया, 30। और 30 के बाद कितने और पर्सन है, 11। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 11। यानी कि आपको करना कुछ नहीं था, सबको क्या कर देना था, ऐड कर देना था, 18 + 11 + 12।
अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरली किया जा सकता था, आपको यहाँ पे ये सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये आपकी केवल समझने के लिए था। क्लियर? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वर्ड गिवन है रेसल्ड, और पूछा है विच हैव एज मेनी लेटर्स एज बिटवीन देम इन द वर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली हम गलती करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तो सबसे जो पहली मिस्टेक या पहली दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, आपको ये वर्ड है तो देखना होता है, जैसे अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो बात करेंगे W के बाद क्या आता है, X Y Z। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम जैसे यहाँ पे देखें तो आपको ढूंढना होता है कि कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं जो कि उतनी ही दूरी पर आते हैं, यानी कि उनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना होता है कि यहाँ पे तो जैसे कि आपको मेंशन किया है इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आपको राइट एंड से भी देखना है, लेफ्ट एंड से भी देखना है। इन केस अगर ये मेंशन नहीं किया हुआ होता तो भी हमें दोनों एंड से कंसीडर करने होते हैं, दोनों एंड से पेयरिंग बनानी होती है। इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे और क्या हम गलतियाँ करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एस टी, तो एस और टी का क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा, क्योंकि ये उतनी ही दूरी पे हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपका एस और टी के बीच में एक भी लेटर नहीं आता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक भी लेटर नहीं आया है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हो जाता आपका कोई और एलिमेंट होता और यहाँ पे होता आपका यू, तो एस टी यू, यहाँ पे अगर यू होता तो एस का पेयर यू के साथ में भी बनता। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मिस्टेक की। तो देखिए जो सबसे पहली मिस्टेक बच्चा वो करता है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे W का पेयर किसके साथ में बना लेंगे, D के साथ में। कैसे, W के बाद क्या आता है X Y Z A B C D, और इसको वो क्या मान लेते हैं, पेयर मान लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो बोला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक होता है, A से लेके Z तक होता है। अगर हम इसकी बात करें तो W X Y Z, यहाँ पे ये खत्म हो गई ना सीरीज़। अब जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी क्या वो इस वाली सीरीज़ का पार्ट होगी, क्या इस वाली सीरीज़ का तो पार्ट होगी नहीं। तो यानी कि ये आपका एलिमेंट Z के बाद दोबारा से हम रीस्टार्ट नहीं करते हैं काउंटिंग, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे ये पेयर नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? और जब ये पेयर नहीं कंसीडर किया गया तो आपको एक चीज़ ये ध्यान दे लेना है कि जैसे अगर यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू, इसको जो बनाने का अप्रोच होगा हम प्लेस वैल्यू लेंगे। हालांकि चलिए पहले इसमें देख लेते हैं, फिर प्लेस वैल्यू की भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो एक तो एस और टी का बन रहा है, और जब हम बैकवर्ड आएंगे यानी कि रिवर्स आएंगे तो डी और ई का पेयर बन रहा है। तो यानी कि केवल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पेयर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब इसको जो जनरली करने का अप्रोच होता है, तरीका होता है, वो क्या होता है कि हमें प्लेस वैल्यू तो बिल्कुल, अगर आप एग्ज़ाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं तो प्लेस वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेस वैल्यू की, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो ध्यान दीजिए इसका पेयर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 23 से बड़ा कोई भी एलिमेंट आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और 26 के बाद ये रिस्टार्ट काउंटिंग हमें करनी नहीं है, तो इसके साथ हमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वरना आप एक एक एलिमेंट की यहाँ काउंटिंग करते हैं, W X Y Z, फिर अगर देखें नहीं बना फिर जाएंगे R S T U V W X, इस तरीके से पूरी आपको काउंटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आप 23 से आगे नहीं करेंगे क्योंकि 23 से बड़ा कोई भी नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात करें 18 की, तो 18 के बाद आगे 19 20, और यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि आगे 20 से बड़ा कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 कोई पेयर नहीं बन रहा है। 19 की बात करेंगे तो 19 और 20, जी हाँ एक पेयर आपका बन रहा है 19 और 20। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इसको छोड़ते नहीं, हम इसको आगे भी काउंटिंग स्टार्ट करते। कब करते? जब आगे 20 से बड़ा कोई नंबर होता, तो उसका पेयर अगर 19 के साथ में बनता तो डेफिनेटली 20 के साथ में भी उसका पेयर कंसीडर किया जाता। क्लियर? तो यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे अगर हम बात करें तो 20 को भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आगे 20 से बड़ा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर 12 की बात करें तो 12 को भी नहीं काउंट करना, 5 को भी नहीं करना और 4 को भी नहीं करना। तो नंबर के फॉर्म में ये आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप काउंटिंग कहीं ना कहीं आपकी कम हो जाती है। अब रिवर्स ऑर्डर में हम बात करें तो 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, लेकिन यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है। 5 से बड़े आगे आपको नंबर दिख रहे हैं तो इसकी काउंटिंग स्टार्ट करनी। तो पहले तो हम क्या करेंगे,
4 5 का एक पेयर बना लेंगे, लेकिन आगे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 6 7 8 9 10 11, आगे कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। अब बात करें हम 12 की, तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 कोई पेयर नहीं बन रहा है। 20 के बाद 21 22 23 आगे काउंट नहीं करना था, हालांकि एक ही नंबर है। फिर बात करें 19 के बाद तो 20 21 22, 5 के बाद 6 7, 18 के बाद 19 कोई पेयर नहीं बन रहे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि पेयर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। तो आगे से जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो ध्यान दीजिए कि हम काउंटिंग रीस्टार्ट नहीं करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेट के पेयर्स बनाने होते हैं। तो बेटर है कि आप उनकी प्लेस वैल्यू को लिखिए डायरेक्टली एग्जाम में, यानी कि अगर हम बात करें एग्जाम में तो केवल ये पोर्शन आपको लिखने की ज़रूरत है, ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस भी आपके कम होते हैं और काउंटिंग भी आपकी इजी होती है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है मोहन एंड सोहन स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि मोहन और सोहन कोई 2 व्यक्ति हैं और वो किसी एक बिंदु से क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में चलना स्टार्ट करते हैं। मीन्स अगर एक आपका ईस्ट जाएगा तो दूसरा वेस्ट जाएगा, या एक अगर आपका नॉर्थ जाएगा तो दूसरा साउथ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर चलने के बाद। तो मान लेते हैं कि ये मोहन हो गया और ये सोहन हो गया और दोनों कितना चल गए, 3 किलोमीटर। तो आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर बोथ टर्न टू द राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। और बोल रहा है 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों अपने दाईं ओर मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 4 किलोमीटर। यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर यहाँ पे आप सोहन को ले लें, यहाँ पे मोहन को ले लें, तो भी आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा उसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अब दोनों क्या करते हैं, अपने दाईं ओर मुड़ते हैं। तो पहले तो 3-3 किलोमीटर चल गए, अब क्या करते हैं, दोनों अपने दाईं ओर मुड़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये अपने दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये अपने दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, साउथ डायरेक्शन में। तो दोनों अपने दाईं ओर मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 4-4 किलोमीटर चलते हैं। अब आपको बताना है मोहन और सोहन के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि आपको डिस्टेंस कौन सा वाला फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्लियर। अब इसको फाइंड करने के लिए अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो जो आपका टोटल बेस है, टोटल बेस कितना हो जाएगा आपका, 6 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दूरी आपकी 3 किलोमीटर और ये दूरी आपकी 3 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 6 किलोमीटर। फिर अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट आप देख पा रहे हैं कि जब आपका ये वाली हाइट कितना है, 4 किलोमीटर है, तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्लस ये हाइट कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 8, और टोटल बेस कितना हो गया, 6। यानी कि इस स्ट्रक्चर को अगर हम अलग से अगर हम इस स्ट्रक्चर को निकालें तो आपका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आएगा। यानी कि जो आपको दूरी निकालनी है वो ये वाली दूरी निकालनी है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको हमने जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो क्लास कराया है, जिन्होंने नहीं देखा बिल्कुल जाके देखिए, वहाँ पे आपको मैंने ट्रिपलेट वैल्यूज़ के बारे में बताया था। अगर आपको ट्रिपलेट वैल्यूज़ याद हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि 3 और 4 की जो वैल्यू होती है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, जी हाँ, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम क्यों आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल में आप जाते जाएंगे, जैसे आप 3 का मल्टीपल लेंगे और 4 का मल्टीपल लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 5 के भी मल्टीपल में आएगी। जैसे हम बात करें अगर 6 के स्क्वायर की प्लस 8 के स्क्वायर की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हमने आपको एक और ट्रिपलेट वैल्यू के बारे में बताया था, जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम 10 का स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर की बात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 26 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो आपका हाइपोटेनियस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप ओरली कर सकते थे। बोल रहा है ईच ऑफ द वॉवेल इन द वर्ड ऑफिसर इज रिप्लेस्ड बाय नंबर 2, यानी कि वॉवेल को हमें क्या दे देना है, एक नंबर दे देना है, एंड विच इज़ 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने वॉवेल आ रहे हैं आपके, 3 वॉवेल आ रहे हैं, तो कितने नंबर हो जाएंगे, यानी कि 2 3 टाइम्स हो जाएंगे। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय अ सीरियल नंबर ऑफ दैट कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, यानी कि उस कॉन्सोनेंट का जो
पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जैसे बात कर रहा है f इज़ बाय 2 and 3, यानी कि f दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है तो 2 और 3 हो गया। c इज़ बाय 5, यानी कि c देखें तो 5वें नंबर पे तो 5 हो गया, एंड सो ऑन, और आगे भी इसी तरीके से हमें कर लेना है। क्लियर? तो यानी कि फिर उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर वंस द प्लेसमेंट इज़ कंप्लीटेड। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होती है, आप ओरली इसको फटाफट करिए। जो भी आपको टाइम लगता है क्वेश्चन समझने में लगता है, हमने पहले ही कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, उसको सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और कमांड है वो बेहतर होगी और आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 3 वॉवेल है तो उसकी वैल्यू हो गई 6, प्लस 2 करेंगे तो 8, प्लस 3 करेंगे तो 11, प्लस 5 करेंगे तो 16, प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी कि 7वें पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर नंबर की हम बात करें तो 2 2 4 3 7, 2 9, 5 14, 2 16 और 7 23। तो जो आपकी टोटल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 23। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर 1, इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों का ये गलत भी हुआ है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर कुछ इन क्वेश्चंस के कारण से कि आप इसका एक हमें प्रॉपर वीडियो का सोल्यूशन प्रोवाइड कराइए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है रोमिल वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो हमने 20 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट बना लिया। चलिए फिर से देख लीजिए, रोमिल टूवर्ड्स वेस्ट गया, कितना गया 20 मीटर गया। फिर उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, अपने हाउस से कितना गया 20 मीटर वेस्ट, यानी कि रोमिल अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 20 किलोमीटर गया, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। फिर से वो क्या करता है, राइट मुड़ता है और कितना चलता है 20 मीटर। तो फिर से वो राइट मुड़ा और कितना चला 20 मीटर चला। फ्रॉम हियर ही क्लाइम्स टू द टॉप ऑफ अ 10 मीटर पिलर, और यहाँ से वो क्या करता है एक 10 मीटर के पिलर पे चढ़ता है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजिशन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर हम पिलर की बात करें तो पहले हम इसके जो अभी करंट डिस्टेंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो करंट डिस्टेंस है वो कितना आ गया √800, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी √800 के बराबर आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 10 मीटर पिलर की। यहाँ से जब हम 10 मीटर का पिलर बनाएंगे तो ये 10 मीटर का पिलर हो गया, और 10 मीटर का पिलर बनाएंगे तो इस 10 मीटर के पिलर के लिए जो बेस हो गया वो कितना हो गया √800 हो गया, और प्लस जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई 10 मीटर हो गई। अब यहाँ पे हम बेस का स्क्वायर लेंगे तो √800 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 800, और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 100, यानी कि 800 प्लस 100 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 900 के बराबर हो जाएगा। और 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होगा सर कि ये हमने लाइन यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे ही क्यों लिया, इसको हम सीधा भी ले जा सकते थे, इसको हम ऐसे भी लेके जा सकते थे, है ना, किधर भी लेके इसको आपने ऐसे ही क्यों बनाया। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आया होगा। तो चलिए ये डाउट भी हम क्लियर कर देते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से कंसिडर करेंगे इसको बेस मान के, तो ये इसके अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। अगर हम इस वाली लाइन की बात करते तो ये इससे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता। कैसे ड्रॉ करता, तो इसको हम समझने के लिए 3D फिगर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ, तो आपके सामने एक 3D फिगर दिखाई दे रहा है। अब सेम स्ट्रक्चर को हम इस 3D फिगर पे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो 20 है और ये जो 20 है ये क्या है पैरेलल आपका स्पेस, यानी कि अगर हम बात करें ये सरफेस एक ही है, सेम सरफेस पे बनाया गया स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, इस पे एक हमने पिलर खड़ा किया है, ठीक है, ये एक पिलर है। तो ये सरफेस इसका क्या हो गया अलग हो, सरफेस बेस इसका सरफेस पे है लेकिन इसकी हाइट है, जबकि यहाँ पे क्या है हाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 20 मीटर हम चल के आए वेस्ट से, फिर उसके बाद हम राइट मुड़ के 20 मीटर चले, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला 20 मीटर और ये वाला 20 मीटर दोनों क्या है सेम सरफेस पे हैं। फिर हम बात करते हैं अगर इनके बीच की दूरी की, तो इनके बीच का जो दूरी है वो कितना हो गया √800 हो गया, और ये भी किस पे है सेम सरफेस पे दिखाई दे रहा है। अब जो बंदा पिलर पे चढ़ता है वो यहाँ आने के बाद ना चढ़ता है। अब यहाँ से जब आप एक पिलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए पिलर ड्रॉ करेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग भी वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा, और इसको अगर आप बेस मानेंगे तो यहाँ से भी वो क्या है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है।
और जब आप इसके टॉप से कंसीडर करना होता अगर यहाँ का, तो आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते, और अगर आपको कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से करना है तो यहाँ से एक लाइन ये आपकी ड्रॉ होगी। जस्ट लाइक चलिए लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। तो इस लाइन के लिए अगर आप देखेंगे, इस लाइन के लिए आप देखेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, √800, और हाइट कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 मीटर आ जाएगी। चलिए इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम बाहर लेके आते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि बेस कितना हो गया आपका, √800 हो गया, हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका हाइपोटेनियस होगा वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर के बराबर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो जी हाँ, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके बाद हम आपको कुछ और इमेजेस के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन शी सेड ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू हर। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। तो आपको बताया कि जो भी आपके पॉइंटेड वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे जो ही शी हिज हर का यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और माई या फिर आई वर्ड का जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, जो बंदा बता रहा होता है। तो आप दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। फिर जो ऑफ वाले होते हैं वहाँ पे हमें क्या करना होता है, बैकवर्ड जाके कनेक्ट करते हुए चलना होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसको आगे भी हम लोग ब्लड रिलेशन के जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम करंट अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो माई वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, माई, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, कहने वाले के लिए। तो कह कौन रहा है, शी। तो शी यानी कि शी किसके लिए, यहाँ पे माई जो वर्ड हो रहा है यूज़ वो किसके लिए हो रहा है, शी के लिए यूज़ हो रहा है। और माई हस्बैंड यानी कि ये माई हस्बैंड बोल रही, तो कौन बोल रही है, ये बोलने वाले अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही है। तो अगर हम बात करें इसके हस्बैंड के बारे में तो उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा यानी कि ये हो गई आपकी शी, और ये कौन हो गया, उसका हस्बैंड हो गया। तो अब हमने क्या कहा, बैकवर्ड जाएंगे तो वाइफ ऑफ, यानी कि बोल रही है कि इनके हस्बैंड की वाइफ, इनके हस्बैंड की वाइफ। फिर और पीछे जाएं तो डॉटर ऑफ की डॉटर, तो इनके हस्बैंड की वाइफ ये स्वयं हो गई, और इनकी डॉटर की बात करें तो इनकी डॉटर हो गई। फिर और पीछे जाएं ऑफ के तो क्या है, ब्रदर ऑफ, यानी कि डॉटर का क्या हो गया, ब्रदर हो गया। तो ही इज़ ब्रदर, यानी कि ब्रदर कौन है, ही, जिसके बारे में क्या कहा, जिसके बारे में बात होती है उसके लिए क्या यूज़ होता है, ही, शी, हिज, हर। तो ही कौन हो गया, ब्रदर हो गया। तो अब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू हर, यानी कि हम बात करें तो इस महिला से ये आदमी किस प्रकार संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सन, यानी कि ये महिला की बेटी हो गई और ये बेटी का भाई हो गया। तो बेटी का भाई क्या हो जाएगा, सन। आंसर क्या हो जाएगा, बेटा, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए ये सारे के सारे जो भी आपको यहाँ पे लॉजिक्स हैं ऑलरेडी बताए हैं, नहीं तो फिर हम आगे क्या करेंगे, इनको कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर। देखिए अगर आपको लॉजिक्स पता है तो आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, जैसे कि आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया, आपका मशीन इनपुट हो गया, एडवांस कोडिंग हो गई, ठीक है ना। बाकी कोडिंग डिकोडिंग पर भी वेरियस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ब्राविया की बात करें तो हमने ब्राविया लिख लिया और उसके नीचे हमने उसका कोड लिख लिया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे एक और आपको बताया था कि हम हमेशा क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हमें कुछ भी डाउट होता है तो हम क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अगर हमको कोई भी लॉजिक नहीं पता चलता। साथ ही साथ आपको प्लेस वैल्यूज़ के बारे में भी हमने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 2 बार ए आया है, नीचे आपका 2 बार एच आया है। अगर ए से हम एच का कोई पैटर्न ड्रॉ करें, क्योंकि सामने सामने देखें तो बी की प्लेस वैल्यू 2, एच की प्लेस वैल्यू 8, तो 2 से 8 आएंगे तो +6 करेंगे। फिर आर की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई, यहाँ 9 हो गई, तो यहाँ पे -9 करेंगे। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो रहा है, वी से एच जा रहे हैं तो 22 और 8, यानी कि यहाँ पे 14 का डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉपर पैटर्न ड्रॉ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई और आई में 0 का डिफरेंस है। क्लियर। तो जब आपको बताया था कि प्रॉपर एक आपका स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होगा तो वहाँ पे हम पैटर्न की बात करेंगे। अगर हम ए से एच का पैटर्न बनाएं, 2H और 2A दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ए को इस एच से मैच करा सकते हैं और इस ए को इस एच के साथ हम क्या करा सकते हैं, मैच करा सकते हैं।
लेकिन मैच तो करा लिए। अब ए को एच हम बना कैसे सकते हैं? तो ए को एच अगर हम बनाने की बात करें तो ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। तो +7 करके हम बनाएंगे। लेकिन क्या और कहीं पे हमको +7 करके दिखाई दे रहा है इस तरीके का पैटर्न? जैसे अगर हम बी की बात करें तो बी की वैल्यू 2 होती है और 9 +7 करेंगे तो 9 9 किसकी होती है? आई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे तो आपको 2 2 आई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बी आपका एक ही बार है, यानी कि लॉजिक क्या हो सकता है? कुछ अलग हो सकता है। और हम ए को कैसे बना सकते हैं एच? तो अगर ए के अपोजिट लेटर की बात करें तो होता है जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26। और 26 में जो हमारे नंबर्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से? 2 और डिजिट्स जो हमारी यूज़ होती है वो 2 और 6। और डिजिट का अगर हम सम करें तो कितना होता है? 8, जो कि किसके बराबर होगा? एच की प्लेस वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि हम लॉजिक की बात करें यहाँ पे तो लेटर्स का अपोजिट लेटर, उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसके डिजिट्स का सम करिए और जितना हो उस प्लेस वैल्यू के लेटर को आप लिख दीजिए। आपको सुनने में या देखने में ये थोड़ा टिपिकल ज़रूर लग रहा होगा बट ये बहुत कॉमन सा आपका एक लॉजिक है जो जनरली हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस बनाते टाइम। तो यहाँ पे अब देखें तो पैटर्न ड्रॉ करेंगे हम। बी की बात करें तो बी का अपोजिट होता है वाई, और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। तो 2 + 5 करेंगे तो 7, 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? जी की। तो ये हो गया आपका यहाँ पे लॉजिक। अब आपको बताना किसके लिए है कोड? आंसर के लिए कोड बताना है। तो आंसर के लिए अगर आप देखें तो एस का अपोजिट क्या होता है? एस का अपोजिट होता है एच, यानी कि सबसे नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा एच। ए का अपोजिट होता है जेड, तो थर्ड नंबर पे भी मिल जाएगा एच। तो आप देख पा रहे हैं कि किस ऑप्शन में केवल पहले और 5वें ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड नंबर पे आपको एच दिखाई दे रहा है। फिर एन का अपोजिट की बात करें तो एन का अपोजिट होता है एम। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। 13 में 3 + 1 करेंगे तो 4। 4 किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रेन एक्स इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एक्स की पोजीशन कितनी है? लेफ्ट हैंड से 16th है। एंड देयर आर 16 चिल्ड्रेन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड से तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपके कितने हैं? 40 हैं। लेफ्ट हैंड से अगर हम एक्स की बात करें तो लेफ्ट हैंड से एक्स की पोजीशन कितनी हो गई? 16 हो गई। अब एक्स की पोजीशन 16 हो गई तो एक्स के पहले कितने लोग बैठेंगे? 15 लोग बैठेंगे। अब जब एक्स के पहले 15 लोग बैठेंगे और आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक्स और वाई के बीच में 16 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वाई ओवरलैप करके इधर तो नहीं आ सकता। इट मीन्स कि एक्स और वाई के बीच में 16 लोग हैं, तो 16 लोग एक्स के बाद होंगे, फिर किसका नंबर आएगा? वाई का नंबर आएगा। अब हम वाई की पोजीशन की अगर बात कर लें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 16 हो गया एक्स की पोजीशन, प्लस इसके बाद कितने लोग हैं? 16। तो 16 + 16 करोगे तो 32 हो जाएगा। फिर किसका नंबर आएगा? वाई का नंबर आएगा। यानी कि वाई की पोजीशन की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 33वीं हो जाएगी। किधर से हो जाएगी 33वीं? लेफ्ट एंड से। अब जब y की पोजीशन 33वीं हो गई, टोटल 40 हैं, तो y के बाद कितने लोग बचेंगे? तो जी हाँ, y के बाद कितने लोग बचेंगे? 7 पर्सन्स बचेंगे। अब अगर हम बात करें y की पोजीशन किधर से? राइट हैंड से, यानी कि y की इस बार काउंटिंग कहाँ से करनी है? राइट से करनी है। तो जब आप y की काउंटिंग राइट से करेंगे तो सबसे पहले आप इन 7 पर्सन्स को काउंट करेंगे, फिर जाके किसका नंबर आएगा? y का नंबर आएगा। तो y की जो पोजीशन हो जाएगी राइट हैंड से वो कितनी हो जाएगी? 8th हो जाएगी। क्लियर? और आपको ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारा जो अपकमिंग सेशन है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे आपको हम सारे के सारे क्वेश्चन, ये जितने भी आप यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं ऑर्डर रैंकिंग के, सभी को हम लोग क्या करेंगे? ओरली सॉल्व करेंगे। ओरली सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी आप देखें, इफ़ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बैंकर, क्या बोल रहा है? अगर बैंकर के जितने भी लेटर्स हैं आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सच अ वे दैट वॉवल्स आर अरेंज फर्स्ट, यानी कि पहले हम वॉवल्स को लेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? ए ई, उसके बाद आप लगाएंगे बी के एन आर एस। इस तरीके से आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो बोल रहा है देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन एन एंड आर, एन और आर के बीच में कितने लेटर आएंगे? तो अगर आप यहाँ पे एन और आर के बीच में देखें तो एन और आर के बीच की प्लेस वैल्यू का कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू होती है 14 और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 18, और इनके बीच की यानी 15, 16, 17, यानी कि ओ पी क्यू
आपको कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। चलिए देख भी लेते हैं फटाफट से। तो अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो ये इस सीक्वेंस में आ जाएगा, और यहाँ आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि एन और आर के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम यही रिकमेंड करेंगे आपको कि ओरली बनाने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से, इन अ रो ऑफ पर्सन्स पोजीशन ऑफ ए इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड पोजीशन ऑफ बी इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड। If C sits exactly between A and B, then find what could be the minimum number of persons sitting in a row। देखिए यहाँ पर 3 तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आपको हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का जब क्लास हम लोग अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि इस पर बेस्ड 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जब बीच में आपका ऑड नंबर होगा, एक जब बीच में आपका इवन नंबर बनेगा, और एक आपका यहाँ पे ओनली सी सीट्स। यहाँ पे अभी एक यहाँ सी सीट्स, इफ़ सी सीट्स बोल रहा है, जब बोलेगा इफ़ ओनली सी सीट्स। तो 3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। मिनिमम नंबर हमें बनाना है, तो अगर ध्यान दीजिए तो ए की पोजीशन कितनी हो गई आपकी 18th फ्रॉम द लेफ्ट। क्लियर। अब जब हमें मिनिमम बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग का केस देखते हैं। अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें इसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्सट्रीम एंड मान लेते हैं, यानी कि राइट एंड से पहला व्यक्ति ये हो गया। हम ये मान लेते हैं कि इसके बाद कोई व्यक्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम पर्सन्स बनाने हैं। अब जब आप मिनिमम पर्सन्स बनाओगे तो बीच में कितने व्यक्ति बैठा पाओगे? अगर बी की पोजीशन 14 है तो बीच में आप केवल कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं? 12 व्यक्ति बैठा सकते हैं। अभी ये जब ए की पोजीशन 18 है तो ए से पहले कितने लोग हो गए? 17 लोग। और हमने कहा कि ए और बी के बीच में हम कितने लोग बैठा सकते हैं? 12 लोग बैठा सकते हैं। कब? जब बी की पोजीशन कितनी है? 14th है। किधर से? फ्रॉम द राइट। और हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? इसी को एक्सट्रीम एंड मान लेंगे, यानी कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो आप क्लियरली काउंट कर सकते हैं, पहला व्यक्ति हो गया ये, फिर इसके बाद हो गए 12, कितने हो गए? 13 व्यक्ति हो गए। फिर हमने ले लिया बी को, कितने हो गए? 14 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पे अगर हम कुल व्यक्तियों की संख्या देखें तो अभी भी आपके जो कुल व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 18 ही हैं। यानी कि मिनिमम जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं? 18 ही हैं। अब ये देखना है कि क्या हम ए और बी के एग्जैक्टली बीच में सी को बैठा सकते हैं कि नहीं। क्लियर। हमें ये देखना है कि हम ए और बी के एग्जैक्टली बीच में सी को बैठा सकते हैं। तो जब यहाँ पे आपका एक इवन नंबर है तो एग्जैक्टली बीच में आप सी को नहीं बैठा पाएंगे, और जब आप एग्जैक्टली बीच में सी को नहीं बैठा पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ से एटलीस्ट एक पर्सन को क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा। जब आप एक पर्सन को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। जी हाँ, फिर से देखिए, जब आप एक पर्सन को क्या करेंगे? यहाँ से बाहर करेंगे तो अब जो बीच में नंबर ऑफ पर्सन आपके बचे वो कितने हो गए? 11। और जब बीच में आपके नंबर ऑफ पर्सन 11 बचे तो कुल यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 18 से एक ज़्यादा हो गई, क्योंकि इस बार काउंटिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर हो गए 11, कितने हो गए? 11 और 2 13, और फिर किसका नंबर आ गया? बी का नंबर आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आपके बनेंगे वो कितने बनेंगे? 18 + 1। तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ए और बी के एग्जैक्टली बीच में किसको बैठा सकते हैं? सी को बैठा सकते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसका जो पूरा एक प्रॉपर सेशन होने वाला है उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप ओरली बना पाएंगे, सो आई प्रॉमिस टू यू। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमन एंड जैस स्टार्ट वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो ये भी आपका कुछ प्रीवियस जो हमने डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाया था कि सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। तो वही चीज़ है कि सुमन और जैस कोई भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे भी आप सुमन और जैस किसी को भी ले सकते हैं। कितना चलते हैं दोनों? 6 किलोमीटर चलते हैं। अब बोल रहा है इसके बाद एक बंदा यानी कि सुमन जो है वो क्या करती है? अपने लेफ्ट मुड़ती है, और जैस क्या करता है? अपने राइट मुड़ता है। सुमन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन हर लेफ्ट एंड जैस कवर हर राइट। अगर आप इसको सुमन लेते हैं, देखिए अगर आप इसको सुमन लेते हैं तो सुमन किधर जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्थ, और ये जैस हो जाएगा तो जैस भी किधर जाएगा? टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है। अगर आप इसको सुमन लेते हैं तो सुमन किधर आएगी? टूवर्ड्स लेफ्ट आएगी, और ये जैस हो जाएगा तो जैस किधर आएगा? टूवर्ड्स साउथ आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन आपका सेम होना है। ठीक है ना। तो आप किसी को कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या जो केस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो इधर सुमन को ले लेते हैं, अगर इधर जैस को ले लेते हैं तो उसका जो केस है यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके
दिखा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें उसके बाद सर्टेन डिस्टेंस कौन, सुमन अपने लेफ्ट में, अगर इसको हम सुमन मान लेते हैं तो सुमन अपने लेफ्ट में कवर करती है और जैस अपने राइट में कवर करता है, और जो दोनों का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि मान लेते हैं x किलोमीटर। जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तो जो दोनों के बीच की दूरी होगी वो भी क्या होगी, सेम एज इट इज़ होगी। जो दूरी आपकी यहाँ पे थी वही दूरी क्या होगी, यहाँ पे भी होगी। यानी कि अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 12 किलोमीटर के बराबर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप देख के ही आंसर कर सकते थे, आपको यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैंकर इज रिटन एज DCPICP, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर सेलेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड, फिर उसके नीचे लिखते हैं कोड। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो वो भी आप लिख सकते थे, जैसे कि प्रीवियसली हमने आपको बताया। अब प्लेस वैल्यू से हम क्या करते हैं, सबसे पहले सामने सामने हम एक पैटर्न या लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नहीं बनता तो फिर हम एक पैटर्न पे जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 से कितना हो रहा है 4, यानी कि -2, 1 से कितना हो रहा है, सॉरी +2, 1 से हो रहा है 3, +2, 14 से हो जा रहा है 16, यानी कि +2। यहाँ पे बात करें 11 से हो जा रहा है 9, यानी कि -2, 5 से हो जा रहा है 3, -2, 18 से 16 हो जा रहा है -2। यानी कि फर्स्ट हाफ में हमने क्या किया है +2 एंड सेकंड हाफ में लॉजिक क्या लगा आपका -2। तो सिमिलरली हम बात करें 19 में 2 जोड़ोगे 21, तो सबसे पहले आ जाएगा u, तो आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल। फिर ई में +2 करोगे तो आ जाएगा g, फिर आपका सेकंड ऑप्शन कैंसिल। फिर आप l में +2 करोगे तो आ जाएगा n, फिर आपका ई में -2 करोगे तो आ जाएगा c, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। पूरा आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रोहन स्टार्ट्स बोर्डिंग अ बस फ्रॉम प्रयागराज टू दिल्ली, यानी कि मोहन क्या करता है, एक बस में चढ़ता है, कहाँ से, प्रयागराज से चढ़ता है, कहाँ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। When he reached दिल्ली, जब वो दिल्ली पहुंचता है, द फ्रंट ऑफ द बस इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, देखता है कि जो बस का मुख है वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। बिफोर रीचिंग दिल्ली द बस टेक्स 37 टर्न टू द लेफ्ट एंड 59 टर्न्स टू द राइट, देन फाइंड द फ्रंट ऑफ द बस वॉज इन द डायरेक्शन व्हेन रोहन बोर्डेड इन द बस। तो आपको बताना है कि जब रोहन बस में चढ़ा तो बस का मुख किस दिशा में था। तो चलिए कुछ नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो ये आपका एक मैप दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब मैप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको बोला है लेफ्ट टर्न और राइट टर्न के बारे में। तो लेफ्ट टर्न कितने हो गए आपके 37 हो गए, राइट टर्न कितना हो गया 59 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें 4 से डिवाइड क्यों करते हैं तो ये भी समझ लीजिए। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लेते हैं नॉर्थ, हमने कहा नॉर्थ से आप कुछ ना करिए, 4 बार क्या करिए आप राइट टर्न लीजिए। कैसे, चलिए देखते हैं। एक राइट टर्न लिए कहाँ गए, ईस्ट में, ईस्ट से दूसरा राइट टर्न लिए कहाँ गए आप, साउथ में, तीसरा राइट टर्न लिया आप कहाँ गए, वेस्ट में, और चौथा राइट टर्न लिए तो आप कहाँ गए, फिर से नॉर्थ में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप 4 लेफ्ट टर्न भी लेते हैं नॉर्थ से, तो एक लेफ्ट टर्न वेस्ट, दूसरा लेफ्ट टर्न साउथ, तीसरा वेस्ट टर्न ईस्ट, एंड अगेन आप कहाँ पहुँचते हैं, नॉर्थ पे। तो अगर हम बात करें इसको 4 से डिवाइड करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो अगर हम 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1 लेफ्ट टर्न, ठीक है। और अगर हम बात करें 59 की, तो 59 को आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बचेगी आपकी 3 राइट टर्न, यानी कि एक लेफ्ट टर्न बचा और 3 राइट टर्न बचा। अब यहाँ पे भी अगर हम लेफ्ट और ऑब्वियस सी बात है, देखिए हम एक लेफ्ट गए, ठीक है, और 3 राइट गए, तो 1 2 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ से अगर हम कंसीडर करें तो कहाँ पहुँचे, साउथ, यानी कि 2 राइट के बराबर ही हुआ ना। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बची, 2 राइट। अब बोल रहा है यानी कि 2 राइट लेने के बाद इस समय जो बस का मुख है वो कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में। कब वेस्ट डायरेक्शन में हम पहुँचे, जब हमने 2 राइट टर्न लिया। तो 2 राइट टर्न हम लेंगे तब वेस्ट में पहुँचे, यानी कि राइट टर्न कहाँ से हमने लिया होगा, या तो आप क्या करिए यहाँ से वापस जाइए, या तो देखना है कि आप कहाँ से राइट टर्न 2 बार लेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, वेस्ट। यानी कि 2 राइट का मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री टर्न करने के बाद आप वेस्ट पे पहुँचे, तो 180 डिग्री आप वापस से जा सकते थे। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये हो गया आपका पहला राइट टर्न, और ये हम बात करें दूसरा राइट टर्न, तो हम कहाँ पहुँच गए, वेस्ट पे पहुँच गए। क्लियर। यानी कि अगर हम बात करें बस की, तो बस का जो फेस था वो कहाँ था, ईस्ट था, और इतने सारे टर्न्स लेने के बाद अभी जो बस पहुँची है वो कहाँ, बस का फेस है वेस्ट में। तो जब मोहन चढ़ा तो उसका बस का जो फेस था वो कहाँ था, ईस्ट डायरेक्शन में था। क्लियर।
ये कॉन्सेप्ट भी हमने आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वहाँ पे आपको कंप्लीट बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना करके समझाया है, ठीक है। तो यानी कि हम अगर यहाँ पे बात करें आंसर की, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगाते हैं सॉल्व करने में, और जबकि ये क्वेश्चन कितने मात्र 5 से 10 सेकंड का होता है। तो चलिए देखते हैं पहले 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, फिर देखते हैं कि बच्चा एग्जाम में क्या गलती करता है। तो अगर हम बात करें इफ़ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड क्वारंटाइन आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, इस क्वारंटाइन वर्ड को लिखता है, फिर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। इसी में उसका काफ़ी टाइम चला जाता है, बार बार काटा पीटी करता है, अरे यहाँ पे ए था तो हमने ए को मिस कर दिया, बी को लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरीके से आपका क्या करता है, सबसे पहले तो इसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें अरेंज करना था, फिर आपको क्या करना था, इसको जितने भी आपके वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं उसको प्लस करना है, और जितने भी आपके कॉन्सोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं उसको आपको माइनस करना है, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहले हमने प्लस माइनस कर दिया है, फिर अरेंज किया है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को ओरली कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, टेंशन नहीं लेना, ओरली कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो पहले आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो आपको ये सब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, यहाँ पे अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाला कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, और आपको राइट एंड से कौन सा एलिमेंट लेना है, चौथा एलिमेंट लेना है। क्लियर, अब आपको फोर्थ एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाला लेटर आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यू। यू से छोटा जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको टी। टी से छोटा दिखाई दे रहा है आर, और आर से छोटा दिखाई दे रहा है क्यू, ठीक है। आर से छोटा क्या दिखाई दे रहा है, क्यू। अब क्यू की बात करें तो क्यू एक आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 17, यानी कि कॉन्सोनेंट में क्या करना था अपने को, -1 करना था, और 17 -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। क्लियर, तो आपको ये इतना कुछ भी चेंज और अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।